जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हिंदी। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी में। आज सेट नंबर 4, इसके पहले सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 को हम पूरा डिटेल में कर लिए थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल आप किसी भी साल का मतलब देखा जाए तो 2024 का 4 से 5 सेट आप अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे ना, तो कम से कम 80 से लेके 85% यानी 80 से लेके 85% इसी से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और कहीं से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर आपका तुम्हारे पास 7 है, ठीक है, सॉरी 4th है। इसको हम इस वीडियो में डिटेल में कवरअप करने वाले हैं और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप पेपर सेट सोल्यूशन आप देख के चले जाइए, तब भी आप टॉप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए हम पेपर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने टोटल MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है। अभी बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसको हम एकदम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। हमारे पास देखा जाए तो 20 MCQ है। इस 20 MCQ को देखेंगे, उसके बाद जितना आपका गद्यांश से, पद्यांश से, संस्कृत से, श्लोक से, जीवनी परिचय, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे और क्या चीज़ यहाँ से हम समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिख रखा है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या ऑप्शन में दे रखा है? दे रखा बालकृष्ण भट्ट या पदम पुन्नालाल बख्शी जी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी पहले का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया? महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र बताना पड़ेगा। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित किया गया है? पहला जिंदगी की मुस्कुराई, ठीक है, मुस्कुराई। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? अतीत के चलचित्र, गांव की साज या बजे पायलिया के घुघरू, यानी अतीत के तुम्हारे पास चलचित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है? आपके महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? तीसरा नंबर में कह दिया है कोरड़ा यानी कोणार्क के रचनाकार, यानी कोणार्क किसकी रचना है ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, किसकी रचना है? कोणार्क किसकी रचना? पहले देखा जाए तो ये जगदीश माथुर की रचना। पहले ऑप्शन में देगा जगदीश माथुर, दूसरा राजकुमार वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, ये प्रभु यानी विष्णु प्रभाकर। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जगदीश माथुर जी हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? लिखा चलो चांद पर चले। ठीक है, किसके इसके रचनाकार है, मतलब ये किसके द्वारा रचित की गई है? पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास लिखा धर्मवीर भारती, जय प्रकाश भारती या अज्ञे जी या मोहन राकेश जी। आपको बता देना चाहते हैं चलो चांद पर चले किसकी रचना है? आपकी जयशंकर यानी जय प्रकाश भारती जी की है। किसकी? जय प्रकाश भारती जी की रचना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 5वां नंबर क्या पूछ दिया? तूफानों के बीच यानी तूफानों के बीच की जो रचना है कौन सी विधा, यानी कहानी है या उपन्यास है, एकांकी है या रिपोर्ट्स है? ठीक है, तो ये देखा जाए तो तूफानों के बीच ये रिपोर्ट्स है, यानी रिपोर्टर किसे नहीं होते हैं तो उसे रिपोर्ट्स लिखते हैं। ये हो गया। ठीक, यहाँ से आ जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा? केशवदास किस काल के कवि है? केशवदास हमारे रीति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा? आदिकाल, रीतिकाल और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? भक्ति काल या आधुनिक काल। आपको बता देना चाहते हैं केशव जी हमारे रीति काल के हैं, तो यानी इसका बी वाला ऑप्शन ही जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? भारत भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा भारत तेदु हरिश्चंद्र, तीसरा मक्खन लाल चतुर्वेदी और तीसरा दे रखा, चौथा दे रखा है आपका डी वाला ऑप्शन में सूरदास जी। तो ये भारती की रचना तुम्हारे पास किसकी? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते। भारत तेलुगु युग की समा अवधि। भारत तेलुगु युग देखा जाए तो 1868 से स्टार्ट होती और 1900 में जाके ख़त्म होती
है। ठीक है, तो यानी भारतीय युग कहीं देखा 1900 से 1928, 1968 से 1868 से लेकर 1900 या 1919 से लेकर 1936 या 18 से लेकर 1826। अभी क्या बोले 1886 से लेके तुम्हारे पास 68 से लेके तुम्हारे पास 1900 तक होती है। तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं, हमसे पूछा, देखिए नहीं है हमसे कह दिया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, इसे जूम करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास ग्रामीण की रचना है, यानी स्वर्ण धूलि इनकी भी रचना है, युगांतर इनकी रचना है, बट ये नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। कह दिया रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं हमारे पास केशव दास जी हैं। कौन है, केशव दास जी हैं। तो यहाँ पर ले रखा बिहारी लाल यानी प्रभाकर, या केशव दास, या तुम्हारे पास घनानंद। तो केशव दास यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन गद्य और पद्य से रहेगा। उसके बाद यहाँ से 10 जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास हिंदी संस्कृत या से पूछे जाएगा, या व्याकरण से ये पूछा जाता है। क्या लिख रखा है, ठीक है, हे रघुनंदन, यानी हाँ नहीं, हे रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मतलब इसमें देखा जाए तो कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो करुण रस है। पहला ऑप्शन में वीर रस, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल और केवल 2 ही रस, हास्य रस और करुण रस। तो लिखा है हे रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो ये करुण रस है। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, जो लिखा जो आँखी सब देखी आँख न देखी जाए, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर रूप का वर्णन किया गया है। ठीक, इसका रूप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार तुम्हारे पास हो जाता है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे चरण कमल बंदो हरिराई ऐसे भी पूछा सकता, तब भी रूपक अलंकार आप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पर सोरठा छंद में पहले, ठीक है, पहले और तीसरे तन, देखिए एक ऐसे करके कामा ऐसे फुल स्टॉप, ये करके कामा और ऐसे क्या कर देंगे डबल फुल स्टॉप। ये देखा जाए तो एक चरण हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा, तीसरा चरण हो जाएगा, चौथा चरण। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं जिससे आपको विजिबल हो। इसमें टोटल 11 मात्राएँ, इसमें भी 11 मात्राएँ होती हैं। फिर तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास 13 मात्राएँ होती हैं, इसमें भी कितनी होती हैं, 13 मात्राएँ होती हैं। तो ऐसे पूछ सकता है पहले और तीसरे चरण में तो 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में तो 13 मात्राएं होती हैं। तो हमसे कह दिया पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं, मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, सुगम शब्द में उपसर्ग पूछा हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा, गम है, इसी के आगे क्या लगा दिया जाए, सु लगा दिया जाए। तो ये सु तुम्हारे पास क्या होगा, उपसर्ग है। सु स सुग, यहाँ तुम्हारे पास गम, तो यानी सु वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखिए लिख रखा तुम्हारे पास नौ रत्न के, यानी इसमें कौन सा समास है, 9 रत्नों का समूह संख्यावाचक, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। संख्या शब्द का कभी भी बोध हो, जैसे रत्नाकर, चौराहा, ठीक है, ये सब दशानन, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो लिख रखा कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का भू, धरा, वसुंधरा, ये तीनों हमारे पास धरती का है। ठीक है, यानी प्रसून देखा जाता है, प्रफून तुम्हारे पास जो फूल होते हैं यानी पुष्प होते हैं, उसका ये पर्यायवाची शब्द है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे पास त्वाम शब्द विभक्ति एवं वचन आपको बताना। त्वाम शब्द, त्वाम हो गया ना, ठीक है, तो त्वाम देखा जाए तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आ जाएंगे इसके बारे में। अब इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो त्वाम दिया हुआ ये रॉन्ग है मेरे भाई। ठीक है,
त्वाम देखा जाए तो आपका द्वितीय एक वचन क्या आता है, द्वितीय एक वचन, यानी ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि त्वाम होता है यानी द्वितीय वचन में त्वाम होता है, और क्या होता है यहाँ से इधर देखा जाए तो त्वाम, फिर तुम्हारे पास क्या होता है, युवाम होता है, युवाम होता है, और युमस यानी क्या तो युष्मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्वाम जो वर्ड दिया गया आपका द्वितीय एक वचन है, कौन, द्वितीय एक वचन, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य में, ठीक है, वाक्य यानी अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं आपकी बता देते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं आपके, टोटल 3 होते हैं। वाक्य के आधार पर, सॉरी, अर्थ के आधार पर हमारे पास टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ कह दिया वाक्य अर्थ के आधार पर टोटल कितने होते हैं, 8, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कर्तवाच्य। आपको बता देते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास वाच्य टोटल 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, कर्तावाच्य होते हैं, दूसरा कर्मवाच्य होते हैं, तीसरा भाववाच्य होता है। ठीक, ये हमारे पास वाच्य के प्रकार है। कर्तावाच्य में मतलब कर्ता की प्रधानता होती, इसमें कर्म की, इसमें भाव की प्रधानता होती। तो कर्तवाच्य में कर्ता की यानी प्रधानता होती, कह क्रिया की, क्रिया विशेषण की, कर्ता की या कर्म की, तो ये कर्ता हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्म कहेगा तो कर्मवाचक रहेगा, तो कर्म भाववाचक में भाव की विशेषता होती है। तो इसी तरह से आपको जोड़ के लगा देना है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक, इधर पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा चौथा नंबर 20 नंबर दे रखा, कह दिया तुम्हारे पास अलग अलग, ठीक है, रूप वाले शब्दों से मिलते एक पद, वो क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 20 MCQ थे, जिसको हमने डिटेल में यहाँ से कवर अप कर लिया है। उसके बाद हम किसकी तरफ रुख करते हैं, अब इधर चलते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, ये आपके सामने उसका यहाँ पर, अब ये आपके सामने हिंदी का पद्यांश दिया रहता है। ठीक, हिंदी का पद्यांश, 2 पद्यांश दिया रहता कि नहीं, एक का आपको डिटेल में आंसर लिखना रहेगा। तो क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहले लिखा है जो वृद्ध हो गए हैं, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं, वो बाल्यावस्था तथा तरुणावस्था से दूर हट आए हैं। चलो सही है। ठीक है, उन्हें अपना अतीत की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में है वो सुखद लगती है, सुखी करके। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, मतलब अतीत ये तुम्हारे पास आने वाला उसी का स्वप्न देखते हैं। अब यहाँ से अंडरलाइन जो पोर्शन उसे ध्यान से देखिए। तरुणों के लिए, अब इसे हम यहाँ से अब अंडरलाइन करते हैं, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत और वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य का, ठीक है, कह दिया विश्व, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, भविष्य के को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इतना पोर्शन दिया गया है। उसके बाद फिर नीचे भी दिया गया, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। ठीक, और क्या लिखा, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, यानी वृद्ध व्यक्ति के होना भी बहुत जरूरी है। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव तुम्हारे पास क्या होगा, क्षुब्ध रहता है। इसी से, ठीक है, इसी से तुम्हारे पास वर्तमान काल के सदैव सुधार का काल बना रहता है। अब इसी से हमसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखा है तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख दिया है, इस पाठ और लेखक का नाम बताना। जो ऊपर पद्यांश दिया गया था, ठीक है, यानी एक्चुअल में गद्यांश दिया गया था, उस किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन, इतना लिखेंगे तो आपका 2 नंबर बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित क्या लिखूं, ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, दोबारा बताते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पदुम पुन्ना लाल बख्शी जी है। कौन है, पदुम पुन्ना लाल बख्शी जी हैं।
ठीक है। फिर क्या दे रखा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जो ऊपर यहाँ पर दिया गया था ना, जो इतना पढ़े हो, ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसी को तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होते हैं वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान में दोनों असंतोष होता है। तरुण भविष्य के वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्धि अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। अब ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, इसी का तुम्हें क्या कर देना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब मान लेते हैं एग्जाम में आपको यही नहीं आई, तो जो वर्ड दिया गया उसके अपने शब्दों में लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, युवा चाहता है कि भविष्य किसी तरह से, ठीक है, युवा लोग चाहते हैं क्या किसी तरह से क्या होगा, उसके वर्तमान में उतर जाए, जबकि वृद्ध बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं, मतलब जो समय बीत गया उसे वर्तमान में लाना चाहते हैं। युवा प्राचीन परंपराओं की, ठीक है, परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि युवा हमेशा क्रांति चाहता है, ठीक है, वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है, वृद्ध अतीत, ठीक, अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को, ठीक है, बनाए रखने के लिए क्या होता है, अपनी चाहत को रखता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हिंदी अनुवाद हो जाएगा इसके बारे में, ठीक। फिर क्या दे रखा है, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, लेखक ने, ठीक है, बोल दिया है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारने का काल क्यों कहा गया है, क्योंकि वर्तमान काल में देखा जाए तो बहुत ही खराब चीज़ें हो रही हैं। तो ये लिख रखा है, वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, और वर्तमान में जो व्यक्ति सुधर जाएगा वो आगे आने वाली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, सूटेबल। प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ लेंगे, वर्तमान में आप पढ़ लेंगे, तो आने वाला भविष्य आपका क्या होगा, सही उज्जवल होगा। यदि वृद्धा और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं, तरुण भविष्य का वर्तमान में खींच कर लाना चाहता, जबकि वृद्ध अतीत को खींचकर, ठीक है, अतीत को वर्तमान में देखना चाहता है। ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर। यानी तीनों आप करेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 दूना 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद यहाँ से क्या करने पड़ेगा, एक आपको और पैसे देगा, इसका हम नहीं करते हैं, ठीक है, अपने दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसरिया तू न गई मेरे मन से लिया गया है, ठीक है। अब इसके लेखक वगैरह आप जान ही रहे हैं। फिर क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से ये तो उधर तो हो गया तुम्हारे पास गद्य, ठीक है, वो तुम्हारे पास गद्य, अब देगा तुम्हारे पास पद, वो भी हिंदी से पद देगा ना, उस पद को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारे पास दिया गया है और इसी से 3 ठीक क्वेश्चन पूछ देगा, अपना काम हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो कैसे आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए। लिखा है मैया, ठीक है, मैया हो न चराऊ गाय, मतलब कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हम गाय चराने नहीं जाएंगे। जिगरे, ठीक है, लिखा जिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मतलब क्या कर देते हैं, जो ग्वाल जी हैं हम लोग को दौड़ाते हैं, जिससे हमारा पैर दर्द करने लगता है। फिर क्या लिख रखे हैं, यहाँ से लिखा है जय, लिखा जौ न पत यानी पतयाही यानी पूछी बलदाई अपनी सौ दिवाई, यह सुनी जब यानी सुदी मैया यशोदा ग्वालिन गारी देत रिझाई, मैं पथवती अपने लड़िका को आओ मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तही छिगाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास कृष्ण जी जो हैं वो अपनी मैया से अपने बारे में कहते हैं, तो इनकी मैया भी गुस्सा होकर गाली देती हैं। अब ये क्या दे रखा है, यहाँ से पहले संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने संदर्भ दिया गया है। अब इसको संदर्भ कैसे लिखना, देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद दिखे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, किससे लिया गया, सूर सागर पद से लिया गया है। क्या लिख रखा है, सूर सागर पद से लिया गया। इसके रचयिता तुम्हारे पास कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। इतना चीज आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या दे रखा है, रेखांकित अंश की तुम्हें क्या करना पड़ेगी, व्याख्या करना पड़ेगा। मतलब जो ऊपर अंडरलाइन किया गया था उसका व्याख्या करना पड़ेगा। क्या कह रही हैं यहाँ पर,
बाल कृष्ण जब ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं तो अपनी मैया से कहते हैं कि आपको विश्वास, ठीक है, विश्वास ना हो तो आप बदले, लिखा है बलदाऊ से पूछ लो। मतलब वो अपनी जब शिकायत करते तो उनकी मैया कहती कि तुम झूठ बोल रहे, तो कृष्ण जी कहते हैं यदि आपको विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर यशोदा माँ क्रोधित होती हैं और ग्वाल बाल को गाली देती हैं। ठीक है, वो 2 अंडरलाइन पोर्शन किया था, उसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है यहाँ से, फिर क्या दे रखा है यहाँ से आ जाते हैं, क्या बोल दिया है, बाल कृष्ण गाय चराने को क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें दौड़ा दौड़ा उनकी हालत पस्त कर देते थे। तो लिखा प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा के सभी ग्वालों को बाल की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, जब मैं जंगल में गायों को चराने नहीं जाऊंगा, ठीक है, अब मैं जंगल में गायों को चराने नहीं जाएगा क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गायों को घिरवाते, मतलब पकड़ के लाने को कहते हैं, हकवाते हैं जिसे बोला जाता है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं, ये कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं। ठीक है, इतना तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है इसमें। ठीक है, ये तुम्हारे पास 2 और प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 यानी टोटल और टोटल 6 नंबर मिलेगा। और याद रखना एक पद इस यानी सूरसागर यानी सूरदास के द्वारा लिखी गई एक पद कन्फर्म आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से क्या दे रखा, ठीक है, अब यहाँ से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जितना भी कहा जाए तितना भी, मतलब दूसरे सेट में और पहले सेट में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया और हूबहू सेम टू सेम चौथे नंबर क्वेश्चन पे ये पूछ दिया गया है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विद्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के 100 पर हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर उठलाऊं। ठीक है, यहाँ पर वो पुष्प यानी अपनी माली से कहता है कि हमारी चाह नहीं कि हमें तुम कहीं पर डाल दो। ठीक है, हमें कहाँ डालना, अब यहाँ से लिखना, मुझे तोल लेना हे बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर पथ पर जाएं वीर अनेक। ये तुम्हारे पास दिया गया है रचना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका संदर्भ वगैरह कैसे लिखना है आपके सामने यहाँ से लिखते हैं। क्या लिख रखा, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित, ठीक है, रचित पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। मक्खनलाल चतुर्वेदी, ये 2 हमने जो सर्कल किया से ध्यान से सुनिए। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मक्खनलाल चतुर्वेदी जी है। कौन, इसके रचयिता मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इतना आपको लिख देना है इसमें। अब रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन किया गया, देखो, पुष्प बनमाली से के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती है कि हे बनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग में मातृभूमि पर शीश की बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देश वीर गए हैं। मतलब जो पुष्प है अपने माली से कहता है, हे माली, हमें वहाँ तोड़ के रखना जहाँ पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान को लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें डाल देना, हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, उपयुक्त अवतरण में, ठीक है, अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, ठीक है, पुष्प को किन चीज़ की चाह नहीं है और क्यों। देखिए, लिखा कवि पुष्प में, ठीक है, कवि ने पुष्प का माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त करना चाहता। और याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर देश की भावना नहीं रहती, समझ लो वो देश नहीं, देशद्रोही है। ठीक है, एक्चुअल में सही भी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा, अब पुष्प क्या कहना चाहिए, पुष्प सूर सुंदरी गहनों में गूथे जाने की और प्रेमी माला में पिरोए जाऊं, ठीक, इसको क्या कर देता है, और लिखा प्रीतमा को आकर्षित करने की इच्छा नहीं है। वो नहीं चाहता कि हमें क्या कर दिए, सुंदर से गहनों में गूथा जाऊं, यानी माला पिरोई, मतलब जो प्यार में नहीं, जैसे शादी ब्याह में माला डाला जाए तो वो भी नहीं चाहत उसकी है, उसका चाहत तो आप पढ़ ही लिए हैं कि वो यहाँ पर ऐसे मार्ग पे डालना जहाँ पर देश के वीर जवान हमारे पास जाते हैं।
ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल और टोटल 6 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, लिख रखा संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में तुम्हें अनुवाद करना पड़ेगा। देखिए 2 दिया था, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लिखे थे ना, चौथा सेट है ना, ठीक है, ये हो गया, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास हिंदी संस्कृत गद्यांश से दिया गया। अब हिंदी संस्कृत गद्यांश से दिया गया, इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद सबसे पहले इसका संदर्भ बताना और हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ बताएंगे तो 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो क्या लिखा, विश्व इस, ठीक है, स्पष्टता ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूल है। ठीक है, तो यानी कह रखा है ये भगवान एक है हमारे भारतीय संस्कृति में। विभिन्न मता, ठीक है, विभिन्न मतावलंबनी विविधो नवाभि एकम एकम एवं ईश्वर भजन्ते अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध, और क्या होगा, ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एवं परमात्मा, मतलब परमात्मा एक है, अलग अलग नामों से जाना जाते हैं। तम एव, ठीक है, तम एवं ईश्वर जना गुरु इत्यापि मनवते। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर को लिखा, अतः, ठीक है, अतः क्या बोला गया, सर्वेश मातव संभाव समानेश्च आकाशमा, ठीक है, अस्माकम संस्कृते संदेश। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया, हमारे पास भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, मतलब ये किस पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक, फिर आप देखिए क्या होगा, हिंदी में अनुवाद लिखिए। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस टाइप में कर देते हैं। क्या लिख रखा, ब्रह्मांड की रचना करने वाला ईश्वर एक है, हमारे भारतीय संस्कृति का एक मूल है। मतलब हमारे भारतीय संस्कृति मूल के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर एक है। ठीक, विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर को क्या कर देते हैं, अलग अलग नामों से पूजते हैं, मतलब मानते हैं, पूजते हैं, जानते हैं। ठीक, जैसे अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध, और तुम्हारे पास लिखा क्राइस्ट अल्लाह, आदि एक ही परमात्मा का नाम है। ठीक है, ईश्वर एक है, उसके अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन्हें लोग गुरु भी मानते हैं, अतः सभी मतों की समानता और सामान्य, ठीक है, सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश। हमारा संस्कृति ये कहता है किसी धर्म को अब ठेस नहीं पहुंचानेंगे। ठीक है, ये कहता है कि सभी देश यानी सभी धर्म समान है, बट अलग अलग नाम है, तो किसी भी आपको धर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, ठेस नहीं पहुंचाना, सबका सम्मान करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोला जाता है भाई भाई, ये सुने होंगे। ठीक है, तो इसी को हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप करेंगे तो आपको 5 नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। अभी भी क्या दे रखा, संस्कृत, वो तुम्हारे पास क्या था, गद्य था, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पद्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत पद्यांश से संदर्भ और हिंदी में तुम्हें अनुवाद लिखना पड़ेगा। और ये देखा जाए तो चंद्रशेखर जो यानी देशभक्त चंद्रशेखर है, तो ये हर पोर्शन में आपको पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या लिखा है यहाँ से, तड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति अवदति। ठीक है, फिर पंचदश धरतोथ दाड़ित। ठीक है, फिर क्या बोल दिया है, यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्त वही अगच्छति तथेव सर्वे जना परित वेष्टानति वह बालक तस्य पदवो। ठीक है, पदयो परंती, ठीक है, पतति लभाभी, ठीक है, ल मलाभी अभिनंदती च, ये दिया गया है। ठीक, अब ये संस्कृत दिया गया, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना, संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ आपके सामने ये लिखा, क्या गया, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड
देशभक्त चंद्रशेखर से लिया गया है। याद रखना, ये देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से संकलित है या लिया गया है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसका तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, हिंदी भी अनुवाद करना पड़ेगा। अब हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, आपके सामने ये दे रखा, लिखा है, लाठी मार के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जय, यहाँ पर जीत नहीं जय रहेगा। ठीक है, इस प्रकार उन्हें, ठीक है, लाठी यहाँ पर नहीं, उस समय कोड़ा से उन्हें मारा जाए, देखो साफ साफ लिखा। ठीक है, इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े से पीटा गया था। अब सोलो कोड़ा, जिसमें तुम्हारे पास वो नाखून टाइप में, ऐसे RRR मूवी देखे होंगे तो उसमें पिटाई होती है उसकी ना, ऐसे सोटा टाइप में होता है। ठीक है, ये सोटा टाइप, इस पे क्या होते हैं, ऐसे पतले पतले तार लगे होते हैं, इसी से पकड़ के इसी से पीटा जाता है। तो ये चीज़ का रखा, 15 कोड़े से पीटा गया। जब चंद्रशेखर जेल से आज़ाद होकर बाहर आए तो सभी लोग उन्हें घेर लिया और कई बच्चे, ठीक, उनके पैर पर गिर पड़े और फूल मालाओं पहना कर क्या कर दिए, उनका स्वागत किया गया था। ठीक है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कही जा रही है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या दे रखा बाबू, इधर पे आ जाते हैं, क्या बोल दिया, अब यहाँ से तुम्हारे पास संस्कृत गद्यांश, वो तुम्हारे पास, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या था, गद्यांश। यहाँ पर तुम्हारे पास ये श्लोक वाले पोर्शन से है। ठीक है, यहाँ पर श्लोक भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो श्लोक दिया गया, इस श्लोक को आपको किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, आपको लिखना नहीं रहता, केवल किस पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपका कितना नंबर बन जाता है भाई, 5 नंबर बनने से बन जाता है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, चलिए ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से करते हैं। कह दिया है, नितमा नीच लिखा, नितरा नीचो अस्तमी त्वद खेद कूप। ठीक है, कदापि च कृथा अत्यंत सरस हृदो यत परेश गुण रहित ग्रहितसी। मतलब ये दिया गया एक प्यारा सा आपको श्लोक। इस श्लोक का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा, तब जाके हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो आपके सामने लिखा गया यहाँ पर देखिए, ये क्या लिख रखा है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से संकलित, लिखा संकलित अनुवत्री विलास नामक पाठ से लिया गया। किससे, अनुवत्री, ठीक है, अनुवत्री विलास नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, यानी कुआं कहता है, ठीक है, हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, मतलब बहुत, हमारे पास गहराई बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार सोच कर कभी भी दुख मत करो, कि मैंने सोच, कुएं से कहता कि तुम सोचो कि हम बहुत गहरे हैं, ठीक है, इसके दुख करो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अत्यंत सरल यानी सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास इतना लिखा गया, वो उसका हिंदी अनुवाद इतना लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे तो आपका 2 नंबर बन जाएगा। एक श्लोक, और याद रखना, ये श्लोक केवल एक श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम 2 श्लोक आपके पास होना चाहिए, और दोनों श्लोक को अच्छे तरीके से आप कंठस्थ करके जाइएगा। ठीक है, जितने अच्छे से आप कंठस्थ करेंगे उतने अच्छे आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक, कोई एक श्लोक 2 नंबर आपको दे के जाता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है यहाँ से, फिर बोल दिया, ये तुम्हारे पास दूसरा ये श्लोक है। दूसरा श्लोक में क्या दिया गया है, लिखा है, सार्थ परवस्त्रो मित्र भार्या। ठीक है, भार्या मित्र की ये सतह अरूत, ठीक है, आतुरस्य भीष्क मित्र दान मित्र मरीष्यतः। ठीक है, ये तुम्हारे पास श्लोक दिया गया, इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका कितना नंबर मिलेगा, टोटल मिलने वाला है 5 नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणु नामक पाठ से लिया गया। जीवन सूत्राणु, ये देखा जाए तो इससे एक तो आना कन्फर्म रहता मेरे भाई। जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें कहते क्या है, एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है।
ठीक है। अब देखिए, अच्छा दोस्त मिल जाए तो दूरी घर अतः पता नहीं चलता, और खराब मिल जाए तो खराब जानते हैं। और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है, मतलब जो घर पे, मतलब एक पति रहता तो उसके लिए उसकी पत्नी एक मित्र की तरह रहती है, हंसी मजाक जिंदगी ऐसे चलती रहती है। फिर क्या लिखा, चिकित्सक दुखियों का मित्र। अभी तो हॉस्पिटल में हम तो लोग जाते हैं, तुम सोचिए मित्रता की तरह किसी भी पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे तो सोचेगा हमारे घर का जल्दी से वो कवर अप कर लेगा जल्दी, ठीक है। और दान मरते हुए का मित्र है। दान क्या हो गया, जैसे कुछ भी दान हो सकता है, खाना दान, अन्य दान, रक्तदान, नेत्रदान, कुछ भी वो दान हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ से हो गया। तो इतना करेंगे तो 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, 3 + 2 5 नंबर तब जाके आपको मिलता है, ठीक है। फिर क्या बोल दिया, इधर पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खंड काव्य लिखना पड़ेगा, और अपने ज़िले का खंड काव्य आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक ज़िले का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। अपने ज़िले का कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख के बताइएगा, और उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। एक को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आज एक्सप्लेन करते हैं, मुक्ति दूत खंड काव्य का 5म सर्ग को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या लिख रखा है, इस सर्ग में अलग अलग सर्ग होता है, तो यहाँ पर 5म सर्ग को कहा है, देखिए साफ साफ 5म सर्ग को कहा है। तो इसमें लिखा है, इस सर्ग से स्वतंत्र प्राप्ति तक एक घटना का वर्णन किया गया है। 1947 में को भारत आज़ाद हो गया था, ठीक, ये हो गया था। देश में हर्षोल्लास छा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। फिर क्या लिख रहा है, गांधी जी को अनुभव हुआ कि उनका संकल्प पूरा हुआ। गांधी जी का संकल्प क्या हो गया, पूरा हो गया था, ठीक है। इसी के साथ खांड कब क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करना है, ठीक है, या अच्छा दूसरा तुम्हारे पास हो जाता, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी के, ठीक है, लिखा महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्रण तुम्हें करना पड़ेगा। अब इसमें प्लीज़ हेडिंग वगैरह जरूर डालिएगा। देखिए, कहीं भी चाहे निबंध लिखिए चाहे खंड काव्य लिखिए, आप हेडिंग का जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से आप हेडिंग को ध्यान दे के अच्छे से लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर परफॉर्मेंस मिल जाता, और बहुत अच्छा नंबर इन सब पे मिलबो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया तुम्हारे पास, देखिए खंड काव्य आपका मानव महात्मा गांधी के चरित्र की उल्लेख करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं महात्मा जी के गांधी जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य के नामक महात्मा गांधी है, ठीक है। कवि ने महात्मा गांधी का जिन विशेषताओं का वर्णन किया गया वो संक्षेप में नीचे दी गई हैं। पहले ये तुम्हारे पास अलौकिक पुरुष थे। अब तुम सोचो, एक ऐसे व्यक्ति तो जो सत्य के मार्ग पे चल के देश को आज़ाद करने में कितना बड़ा योगदान दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, कवि ने गांधी जी को असाधारण पुरुष माना है, ठीक है। प्रथम स्वर्ग में गांधी जी को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे पुरुष पृथ्वी पर अवतरण के रूप में प्रकट होते हैं जो पृथ्वी के दुखों को हरण करने के लिए आते हैं, ठीक है। मतलब तुम सोचो, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अवतार माना जाता, जन्म नहीं माना जाता, अवतार माना जाता, और पृथ्वी को, ठीक है, इनके लिए जो बहुत ही जरूरी महापुरुषों के समान अवतरित हुए हैं, और ये पृथ्वी के दुखों को हरण करने के लिए आते हैं। जिस कोटि में राम, कृष्ण, ईसाई पैगंबर यानी पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि आते हैं, उसी कोट में महात्मा गांधी के नाम लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता, ठीक। फिर क्या लिखा, दलितों द्वारा। अब गांधी जी का जीवन, ठीक है, जीवन भर दलित, पिछड़ी और हरिजनों को गले लगाया था, ठीक है। फिर क्या लिखा, ये कहते हैं क्या, वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में भी रहे। गांधी जी का जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों को उदार करना था, ठीक है, उदार करना ही था। उदार मतलब जो तुम्हारे पास बड़े तस्के के लोग छोटे तस्के के लोग को दबा रहे थे, उनका उदारता ये काम किया जाता था। कवि ने स्पष्ट यानी शब्दों में कहा, क्या कह रखा, दिखा, दलितों के उद्धार हेतु तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे बूझते अंग्रेजों से अथक अमंत। मतलब ये गांधी जी कह रहे हैं कि यानी दलितों को उद्धार करने का आपका बहुत बड़ा योगदान है,
ठीक है। फिर मातृभक्त गांधी जी के जीवन में इनकी माता के चरित्र की गहरी छाप पड़ी, यानी पड़ी हो गया। पहला, खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में उन्हें अपने माता के, ठीक है, माता के स्वप्न, अपने माता को स्वप्न में देखा करते थे। गांधी जी अपनी मम्मी को स्वर्ग सपने में देखा करते थे। इनकी सच्ची शिक्षा ग्रहण किया, मतलब इनकी सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया, मतलब उनमें जो अच्छाई थी उन्होंने ग्रहण कर दिया। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, सत्यता आदि की अपनी माता से ही सीखा था। ठीक है। राष्ट्रभक्त आ जाते हैं। राष्ट्रभक्त में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखिए अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखनी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको हेडिंग यहाँ से डालना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। दूसरा आपको हेडिंग डालना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास हो जाएगा इतना पोर्शन, यहाँ से ले लेते हैं इसको, ठीक। अब इसको कैसे देखिए, यहाँ पर ये होगा। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, उपसंहार, नहीं दिया क्या, ठीक है, उपसंहार लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको उपसंहार जरूर से जरूर लिखिए। उपसंहार मतलब कंक्लूजन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये था इनके बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, क्या बोल दिया है, ठीक, ये तो जीवनी परिचय नहीं है क्या। जीवन रामधारी सिंह किन के दे रखा है, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय का, मतलब किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय और इनके बारे में टोटल इनकी जो रचना है उसका उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक। किसके दिया गया, लिखा सुमित्रा कुमार चौहान का, मैथिली शरण गुप्त का, बिहारी लाल का, केदारनाथ जी का, ठीक है। ये तो कवि में दिया गया था। उसी तरह से लेखक में देखा जाए तो आपको दिनकर जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें देखा जाए तो थोड़ा सा अलग पूछा हुआ एज कम्पेयर टू अदर सेट से, ठीक है, थोड़ा सा हटके पूछा हुआ था। जीवन परिचय ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर तुमसे क्या दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र यानी प्रश्न पत्र में न आया। कोई एक ऐसे श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा नहीं कि जो इस प्रश्न पत्र में आए उसी को छाप दें, ऐसा प्लीज मत करिएगा, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है इसमें, लिखा एक श्लोक हम लिख देते हैं, बंधन मरण यपि जो, ठीक है, यपि पराजय अभत, ठीक, अभयत्र समो वीर भावो ही वीरता। ये तुम्हारे पास दिया गया है। अब 2 लाइन लिखेंगे तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, भरने से पक्का हो जाता है। फिर क्या लिख रखा है यहाँ से, मतलब क्या कर दिया, अपने सफाई, क्या लिख रखा, अपने निवास स्थान आसपास मोहल्ले आदि की समुचित सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का ये देखा जाए तो कितने नंबर का था भैया, 4 नंबर का। प्रार्थना पत्र कितने नंबर का रहा था, 4 नंबर का। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ से देखिए, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे कहीं लिख रहे हैं गोरखपुर है, बस्ती है, कहीं भी रहे हैं, फैजाबाद, कहीं भी हैं, आपका एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, उस गली का नाम वगैरह नाम होना चाहिए। फिर आपको काले पेन से ये वाला चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, क्या, ठीक है। लिखा गया मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन, क्या, मोहल्ले की सफाई हेतु आपको आवेदन करना पड़ेगा। क्या लिख दिया गया, अभी इसके बारे में सुनते हैं क्या बोल दिए, मोहल्ले की सफाई है। तो अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालने पड़ेगा महोदय। अब यहाँ से मेन मुद्दा आपका रहता है, यहाँ से क्या लिख रखा, सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में समयानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छर एवं मक्खियों का प्रकोप है। मतलब यहाँ पर प्रॉपर रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो मच्छर और मक्खियों का प्रकोप है, जिसके फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों को बीमारी फैलने का भय है। और यदि साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात जान रहे हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई कहीं भी नहीं रहेगी ना, तो वहाँ पर बीमारी फैलने का भय बना रहता है, ठीक है। इसीलिए साफ़ सफाई अपने अगल बगल बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें, ठीक है। इन्हें अनुरोध करना है इनके लिए, इसके लिए हम आपका क्या रहेंगे, आपका आभारी होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए आपको लिखना पड़ेगा धन्यवाद, दिनांक उस डेट का डालना पड़ेगा जिस दिन आपका पेपर रहेगा। जैसे आपका 24 को है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से 24
02/2025 आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी दिनांक का। उसके बाद यहाँ पर लिखा भवदी मनोहर लाल जी, और यहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल में डालना पड़ेगा, तभी तो आपके एरिया में आएंगे ना सफाई कर्मी या सफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, देखिए वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने, ठीक, वो तुम्हारे पास पत्र था, अब यहाँ से वो एक पत्र था, अब यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा गया किसकी, निर्धन छात्र है तो कोई एक ही करना रहता, 4 नंबर मिलेगा, चाहे आप पत्र लिखिए चाहे प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, यानी लेटर एप्लीकेशन समझते हैं ना, लेटर अलग होता, प्रार्थना पत्र अलग होता। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र किसके लिए है कि आप एक निर्धन छात्र हैं, निर्धन छात्र है, स्कूल में फीस माफी अथवा छात्रवृत्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से सुनिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश, ये तुम्हारे पास देखिए एड्रेस। अब एड्रेस अब अपना डालिएगा यहाँ पर, इन सब में से क्या कर दिए देखिए, इतने में से आपको क्या करिएगा अपना हेडिंग, मतलब जो भी पोर्शन रहेगा अपना यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब विषय, किसके विषय में आप लिख रहे हैं, तो ये विषय आप काले पेन से लिखिएगा, लिखा निर्धन छात्र से, ठीक है, निर्धन छात्र से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब जो तुम्हारे पास एक निर्धन छात्र है उसकी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र मांगा जा रहा है। अब क्या लिख रखा ध्यान से अब यहाँ से सुनिए, क्या लिख दिए हैं, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अपना, प्लीज बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, वर्ग मतलब क्लास 10th यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो इसे इरेज करके क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग यानी ABCD कुछ भी क ख ग स अ ब स कुछ भी लिख सकते, क ख ग कक्षा 10वीं आपके विद्यालय का बहुत निर्धन छात्र हूँ, मतलब आपके विद्यालय का मैं एक गरीब छात्र हूँ, निर्धन छात्र हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। फिर मेरे पिता एक गरीब मजदूर है, तो इनके पिता एक मजदूरी का काम करते हैं जो बहुत ही गरीब हैं। फिर क्या लिख रखा है, ठीक, मेरा कोई संबंधी भी मेरी सहायता में सक्षम नहीं है, मतलब जो हमारे पास सगे संबंधी है वो भी हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। फिर क्या लिख रखा, मैं इस वर्ष नई कक्षा में प्रवेश कर गया हूँ, मतलब एक नई हायर क्लास में चले गए हैं, परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, जब पुस्तक नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ पाएंगे, तो अनुरोध के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी तो उससे पुस्तक खरीद सकते हैं और अपने लिए क्या कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, ड्रेस वगैरह। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष के कुछ सहायता प्रदान करें, मतलब निर्धन जो छात्र होते हैं स्कूल में ना उनको सहायता प्रदान की जाती है, फीस हो गया ये सारी चीज़ें, ताकि कुछ किताबें खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये भी पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको क्या कर देंगे, इतना लगा देंगे। ठीक है, इसके बारे में अब क्या दे रखा है, ये होगा मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम यहाँ नहीं लिखना रहता, वर्ग आप यहाँ से यानी क्या लिखेंगे 10 और यहाँ से दिनांक। ये एक्चुअल में देखिए ये जो तुम्हारे पास इतना चीज़ दिया गया है ना, इसको उठा के इस साइड लिखिएगा, यहाँ स धन्यवाद लिखिएगा और यहाँ पर क्या करिएगा दिनांक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या लिख रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया हमारे पास, आपको देखिए ये वाला तो बहुत ज़रूरी होता है, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत यानी किस में लिखना, संस्कृत में ही आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का रहता, 2 नंबर का। पहले दे रखा भूमे गुरुत्व किम आसीत, भूमे गुरुत्व माता आसीत, क्या हो जाएंगी माता आसीत, तो किम की जगह क्या हो जाएंगे हमारे पास माता, इतना लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा विद्या किन वर्धते, विद्या अभ्यासने वर्धते, मतलब विद्या किन्हें आती जो बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए जो चीज़ आता नहीं है तो सोचोगे छोड़ने से भागने से आ जाए, तो ऐसा नहीं है, उसे बार बार पढ़ने से हमारे मन में ठीक बैठ जाता है।
ठीक है, विद्याभ्यासने वर्धते। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ठीक है, ये तो देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किन्हीं दुइया का आपको करना रहता है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, लास्ट में 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ दिया, इसको आते हैं। 18 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, लिखा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या व समाधान पर तुम्हें निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध कितने नंबर का रहता है, 7 नंबर। और 7 नंबर में आपको हेडिंग अच्छे तरीके से डाल डाल के आपको इसको 7 नंबर पूरा करना रहता है। हेडिंग बहुत ज़रूरी है, जो हेडिंग यहाँ पर हम लिखे उसी को आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पे हम रुख करते हैं। कैसे करना पड़ेगा, देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा, प्रदूषण नियंत्रण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका है। ठीक है, कैसे भूमिका है, पहले दे रखा प्रस्तावना। क्या दे रखा भैया, और प्रस्तावना यहाँ पर देखिए दे रखा। प्रस्तावना में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्रस्तावना वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर ढके हुए क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। मतलब हमारे अगल बगल जितने भी चीज़ है वो क्या कहलाते हैं, सब पर्यावरण कहलाते हैं। कि निबंध केवल आप ध्यान से सुनिए, बस अपनी मर्जी से आप लिखिएगा। पेड़ पौधे, जैव तथा अजैव तत्व, मनुष्य इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब उनको प्रदूषित करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा, ठीक है, आदि की भौतिक तथा रासायनिक जैव विशेषताओं होने की अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन चाहे वो जल के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे कोई भी जीव बीमार हो सके, उसे क्या बोला जाता है, प्रदूषण। यानी पर्यावरण प्रदूषण, जल होगा तो जल प्रदूषण, यदि हवा होगा तो हवा प्रदूषण, मृदा होगा तो मृदा प्रदूषण, साउंड होगा तो साउंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब फिर क्या लिख रखा, जो मनुष्य पौधे जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनके अस्तित्व को संकट में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, उसके यानी लिखा बल्कि उनके अस्तित्व को भी क्या कर देता है, संकट में डाल देता है। ठीक है जी, क्या हो रहा भाई। ठीक है, यानी दोनों को यानी अस्तित्व संकट में डाल देता है। पर अब देखिए, ये तुम्हारे पास हो गया एक प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे आप, यहाँ से हम अंडरलाइन कर देते हैं उसको यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो रहा है जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो क्या रहा है, ठीक है, चल तो रहा, सही है। ठीक है, यहाँ पर प्रदूषण के प्रभाव, यानी प्रस्तावना एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग प्रदूषण के प्रभाव, यानी प्रदूषण होगा तो प्रभाव उनका क्या होगा उसको बता देते हैं। प्रदूषण के व्यापक तथा सर्वाधिक प्रभाव मानव निर्मित हो रहे, जैसे मानव आधुनिक की दौड़ में प्रकृति के अत्यधिक दोहन हो रहा है। अब जान ही रहे, मानव जितना भी काम कर रहा है उसे प्रकृति को, ठीक है, कोई भी जलीय जीव चाहे कोई भी जंतु, सबको क्या होगा, ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे प्रकृति संसाधनों में क्या होती, कमी होती चली जा रही है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकी ने प्रदूषण का समस्या पैदा कर दिया। मतलब देखिए, जनसंख्या बढ़ रही तो खाने के लिए हमें बड़ी बड़ी कंपनियां बैठाना पड़ेगा, तो कंपनियों से निकलने वाले धुआं, पानी और भी खराब चीज़ें हमारे वातावरण को धीरे धीरे एक समस्या पैदा कर रही हैं। कारखाने के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से, ठीक है, और जहरीले गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन का समस्त ग्रस्त हो रहा है, ठीक है, समस्या ग्रस्तित हो रहा है। जैसे अभी गैस निकलेगा तो कौन सा, हवा प्रदूषण होगा। पानी, यदि पानी में डाल दिया जाएगा, जो सीवेज होते हैं ना, जो खराब कचरा निकलता है वो पानी में डाले जाएगा तो हमारे पास जल प्रदूषण होगा। ठीक है, ये होकर रखा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग हो रहा है, कोई बहरा, कोई देखने के, ठीक है, शक्ति नष्ट हो रही है, यानी तो किसी न किसी का जीवन, यानी विविध प्रकार के शारीरिक विकृति, मानसिक लिखा कमजोरी, असाध्य कैंसर जैसी रोगों का मूल कारण क्या होगा, विषैला वातावरण है।
मतलब जैसे विषैला वातावरण होगा ना तो आदमी की हाइट कम हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां, जैसे अभी स्किन डैमेज हो रहा है, ब्लैक हो जाएंगे लोग, बहुत सारी बीमारियां वातावरण के प्रदूषण से ही होती है। इतना चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी प्रदूषण की समस्या का समाधान। तो इसे समाधान करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा वातावरण संतुलित रहेगा, वर्षा होगी। दूसरी ओर वृक्षों की अधिक कटाव पर रोक लगा देना चाहिए, जो सरकार को ही चाहिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और उनकी कटाई पर रोक लगा दिया जाए। कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जाए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों को धुएं को बाहर निकालने से समुचित व्यवस्था कर सके। मतलब कंपनियां उन्हीं को देना चाहिए जो धुएं को ट्रीट करके साफ करके तभी वातावरण में डाले, पानी को साफ करके समुचित व्यवस्था करके तभी नदियों में डाले। ठीक है, ये उनका काम होना चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं रहता है। तेज धमनी वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाने चाहिए। जैसे तुम्हारे पास तेज धमनी, अब देखो स्कूटर है ना, ठीक है, सॉरी बुलेट है, तो बुलेट में पहले देखेंगे फट 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 फट, उसे कम कर दिया गया। और बहुत सारी जो तुम्हारे पास अब तो फट 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 इंजन को ऑन ऑफ करके देखेंगे तड़ तड़ आवाज़ निकालते हैं, तो वो भी देखा जाए तो एक तरह का हमारे पास ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर आदि प्रयोगों पर रोक लगा देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। अब बाजा वाजा कैसे बाजेगा, तो ढोल नगारा ये सब चीज़ हारमोनियम ले जाएंगे, इससे अपना शादी ब्याह करेंगे। फिर देख रखा तुम्हारे पास लिखा प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई कम से कम होनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और विरोध नए कानून जारी करने चाहिए। मतलब उसके जो पेड़ काटता है उसे भी क्या करना चाहिए, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बट पैसा दे के लोग काट देंगे ठीक है, मतलब सजा होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास पेड़ बच जाएगा अधिक से अधिक। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या दे रखा है, हर मनुष्य को कूड़े की ढेर व गंदगी आदि को जलाशय नहीं डालना चाहिए। मतलब क्या तुम्हारे पास देखो कूड़ा उचित प्रावधान करना चाहिए सरकार की। क्या मनुष्य को कोयला पेट्रोलियम आदि उत्पादों को बहुत कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जैसे सोलर पैनल का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, सीएनजी का, जैसे पेट्रोल वगैरह से चलती गाड़ियाँ धुआं निकलती है जो वातावरण के लिए खराब होती है, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग हमें बैन कर देना चाहिए। अब घर में देखो क्या लिखा, मनुष्य को सौर ऊर्जा, सीएनजी, वायु ऊर्जा, बायोगैस, रसोई घर और क्या होगा पन बिजली आदि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर वायु प्रदूषण पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या दे रखा, नदियों को जल कचरे से बचाना चाहिए। ठीक है, और यानी पानी का क्या होता है, रिसाइकलिंग की सहायता से पानी पीने योग्य बनाना चाहिए। मतलब नदियाँ साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहेगा तो हम उसे रिसाइकल करके मतलब अच्छे से ट्रीट करके हम शहर की तरफ रुख कराएंगे, उसी से पानी पियाएंगे लोगों को। पीने योग्य बनाना चाहिए। प्लास्टिक के बैग का कम प्रयोग करना चाहिए अथवा बैन कर देना चाहिए। इन्हें रिसाइकल किया जाना चाहिए, जो अधिक से अधिक करना आपका कर्तव्य बनता है। प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हर पर्सन को, जैसे गाड़ी लिए तो प्रदूषण बनता ना, ठीक है, पॉल्यूशन एक्ट आता, उसके प्रति हमें अपना काम करना चाहिए। नेक्स्ट में लिख रखा तुम्हारे पास उपसंहार। इससे तुम्हारे पास क्या उपसंहार कंक्लूजन क्या निकलता है उससे बारे में आपको बताते हैं। क्या लिख रखा, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। मतलब जो कंपनियां ज़्यादा प्रदूषण करती है या कंपनियां देखा जाए तो हमेशा हमेशा शहर से बाहर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मानव पे ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। यदि जनता भी इनके ढंग से इन कार्यक्रमों को सक्रिय होकर, ठीक है, देखो सक्रिय सहयोग होना चाहिए। यह संकल्प लें जीवन में, ठीक है, अपने वाले पृथक शुभ अवसर पर कम से कम वृक्ष अवश्य लगाएं। मतलब जनता को भी जागरूक होना चाहिए। कंपनियां यदि सरकार न सुने तो धरना प्रदर्शन दे के द्वारा उन्हें कंपनियों को दूर लगाना चाहिए। और आज ही आप शपथ लीजिए कि हमसे कम से कम यानी जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं आप। ठीक है, तो
निश्चित ही हम प्रदूषण को दुष्प्रभावों को कम यानी बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक, अब देखो जितने भी तुम पानी ख़त्म कर रहे हो आने वाली पीढ़ी के लिए खराब है। यदि आज बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप समझ लो सजाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, इंटरनेट के बारे में। इसका केवल हेडिंग आपको बता देते हैं, हेडिंग आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना आपको लिखना पड़ेगा। प्रस्तावना, इंटरनेट विषय पर निबंध, ये भी कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। तो पहले प्रस्तावना, इंटरनेट के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो क्या लिखा, इंटरनेट के माध्यम से आम जन का जीवन आसान हो गया, क्योंकि हम इसके द्वारा हम बिना घर के बाहर गए बिल जमा करना, फिल्म देखना, व्यापारिक लेन देन करना, सामान खरीदना, काम करना आदि सब देखा जाए तो हमारे लिए सूटेबल बन चुका है। ठीक है, अब इंटरनेट का आशय क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर इंटरनेट का तुम्हारे पास लाभ क्या होता है, इंटरनेट का लाभ क्या होता है, फिर इंटरनेट से हानि भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी दुरुपयोग, ठीक है, का समझ, मतलब यदि इंटरनेट दुरुपयोग करेंगे, कितने लोग इंस्टाग्राम रील वगैरह बना रहे हैं, नंगा लोग इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं। ठीक है, आप जान ही रहे हैं। पहले क्या कर रही थी, बड़ी दीदियाँ नाचेंगी, फिर उसे देख के छोटे जो बालक हैं वो सब नाचेंगे। ठीक है, सोचेंगे दीदी आधा कपड़ा पहन रही है तो कूल बन रही है, उसी तरह से हम भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यानी जो ये सब काम करते हैं उसके लिए सोचना चाहिए थोड़ा सा आपको, तब कुछ करना चाहिए। उपसंहार, लास्ट में क्या होगा, उपसंहार यहाँ से आप लिखेंगे तब जाके आपका काम खत्म होगा। तो इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। इतना करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा मेरे भैया, जान ही रहे, 70 नंबर। ठीक है, ये हो गए इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।